गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूं आपका एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर। तो आज हम ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया से लेके हमारे देश के हर एक निवासी की दिल पे बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। और ये कहानी है भिवानी की मनीषा रानी की। अगर आपने इस कहानी को पहले भी सुन रखा है या तो हमारी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपको ये पता लगे कि हमारा देश का एक एक नागरिक कैसा और हमारा देश का प्रशासन कैसा काम करता है। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारों के एक छोटे से गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हमेशा की तरह मनीषा अपने किड्स केयर स्कूल की तरफ निकलती है, जहां पर वो एज अ टीचर जॉब किया करती थी। अब मनीषा को क्या पता उसके घर से निकले कदम दोबारा उसके घर में कभी नहीं जाएंगे। और उसी दिन मनीषा अपने स्कूल से निकल के तकरीबन 2 से 3 बजे पास ही एक नर्सिंग कॉलेज में जाती है एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। और ये बात उसने अपने पिताजी को भी बता रखी थी। और ये फुटेज एक लौता ऐसा सबूत है जिसमें मनीषा साफ साफ जाती हुई दिख रही थी। लेकिन अब देर काफी हो जाती है और शाम हो जाती है और मनीषा भी अपने घर नहीं पहुंचती, इसीलिए उसके घर के दादाजी उसकी बहुत फिक्र करने लगते हैं। अब दिन ढलता जा रहा था और मनीषा के दादा को मनीषा की चिंता खाई जा रही थी, इसलिए वो सबसे पहले स्कूल बस में जाते हैं और वहां जाके उसके ड्राइवर से मनीषा के बारे में पूछते हैं। तो वो ड्राइवर कहता है कि मनीषा को स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में एक फॉर्म लेने जाना था, शायद इसी चक्कर में वो लेट हो गई हो। अब बस ड्राइवर की इतनी सी बात सुन के दादाजी के मन को थोड़ी शांति तो पहुंची। लेकिन जब दिन ढल गया और शाम के 7 बज गए तो मनीषा के दादा ने मनीषा के पापा को कॉल किया और कहा कि मनीषा अभी तक घर नहीं आई है। अब शाम के लगभग 7:30 बजे मनीषा के पापा को मनीषा की एक कॉल आती है। वो कॉल लगभग 3 मिनट तक चली थी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था और थोड़ी देर बाद कॉल अपने आप कट जाती है। फिर मनीषा के फादर के दिल में डर बैठने लगता है और वो सीधा लोहारू से सिंगनी के पीजी कॉलेज में जाते हैं। फिर मनीषा के फादर उस नर्सिंग कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां जाके वहां के गार्ड और रिसेप्शन से बात करते हैं। फिर वहां जाके उनको ये पता लगता है कि मनीषा तो आज कॉलेज कोई फार्म लेने ही नहीं आई। लेकिन जब मनीषा के फादर वहां के गार्ड और रिसेप्शन से बात करते हैं तो उनको एक डाउट होता है। उनको ऐसा लगता है कि वहां के गार्ड और रिसेप्शन ने तीनों ने ही दारू पी है। फिर संजय यानी कि मनीषा के फादर ने तुरंत 112 नंबर पे डायल किया और जब वो दोबारा 112 यानी कि पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के रिसेप्शन और वहां की मैनेजमेंट ने उनको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। फिर संजय अपने चाचा के साथ लोहारू के पुलिस स्टेशन में जाते और वहां जाके जब मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो वहां की पुलिस वाली उनकी कंप्लेन लिखने से साफ साफ मना कर देती है और वो उनको ये कहती है कि क्या पता मनीषा किसी लड़की के साथ भाग गई हो या फिर वो अपने किसी दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई है। अब वहां की पुलिस का ऐसा रवैया और ढीलापना देख के संजय बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। फिर 16 अगस्त 2025 को वो सुबेरे उठ के दोबारा से लोहारू पुलिस स्टेशन में जाते हैं। फिर वहां पर संजय को पूरा दिन बैठाया जाता है, पूरा दिन आनाकानी करी जाती है और फाइनली शाम 5 बजे उनकी कंप्लेन को दर्ज करा ली जाती है। और वो कंप्लेन दर्ज करने वाली महिला होती है एएसआई शकुंतला। फिर एसआई शकुंतला उस कॉलेज में जाती है जहाँ पर मनीषा अपना फॉर्म लेने गई थी और वहां जाके सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की मांग करती है। तो वहां के कॉलेज के स्टाफ वाले साफ साफ कह के इनकार कर देते हैं कि ये सब पुलिस वालों की निगरानी में ही दिखा सकते हैं। और इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस उस कॉलेज से बाहर आ जाती है और उनकी बेवकूफी देखो, वो मनीषा के फोन को कॉल ट्रैकिंग करने की कोशिश भी नहीं करते। फिर अगले दिन एएसआई शकुंतला संजय को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि उनको आइडल कॉलेज के लगभग 1 किलोमीटर दूर के पास एक नहर है जहाँ पर खेत में उनको एक डेड बॉडी मिली है और यह बॉडी किसी लड़की की है, तो आपको इसका पुष्टिकरण करने के लिए जरूर आना पड़ेगा। फिर मनीषा के पिता यानी कि संजय का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ देरी करे सीधा उस खेत के पास पहुंच जाते हैं। और वो जैसे ही उस बॉडी को देखते हैं तो मानो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि एक बाप अपनी जवान औलाद को बेजान ऐसी पड़ा हुआ देख भला कैसे चुप रह सकता है। और बॉडी की कंडीशन इतनी खराब कि उसको देखने के बाद किसी का भी दिल थम उठे। मुंह कुछ इस प्रकार सा हो गया था कि मानो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया और आंखें तो थी ही नहीं और गर्दन तो लगभग गायब ही थी और पूरा फेस लगभग डिकम्पोज हो चुका था। अब मनीषा की इस हालत की खबर पूरे गांव में सनसनी की तरह फैल गई थी और सबके आगे खाली यही 2 सवाल उठ रहे थे कि हमारे गांव में ऐसा कौन सा दरिंदा है जो ऐसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। अब मानो जो उस बॉडी को देख रहा था सभी आग बबूला हो जा रहे थे और वहां की गुस्साई भीड़ तो पुलिस के ऊपर चढ़ बैठ रही थी। इसीलिए पुलिस बिना कुछ देरी करे उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भेज
भेज देती है और उस एरिया को भी पूरी तरह से सीज कर देती है। और ये केस लगभग पूरी दुनिया में फैल जाता है और पूरी दुनिया के देश भर के लोग सारे धरने में बैठ जाते हैं कि हमको खाली इंसाफ चाहिए था। और वो सारी जनता पुलिस वालों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने को तैयार बैठी थी कि पुलिस वाले अगर टाइम रहते सारे केस को सही से हैंडल कर लेते तो आज इतना बड़ा कांड ही नहीं होता और मनीषा भी हमारे बीच होती। और उसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद ना तो मनीषा के घर वाले और ना ही कोई देशवासी इस बात को मानने के लिए तैयार था, जैसे कि मानो पोस्टमार्टम ने तो इस कहानी का रुख ही बदल दिया हो। अब उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह आता है कि मनीषा के किडनी और स्टमक में बीमारी थी जिसकी वजह से उस जान चली गई। और रेप को वो कहते हुए इस प्रकार से टाल देते कि हमको ऐसा कोई निशान या फिर कुछ सबूत नहीं मिला जिसको हम इस केस को रेप का नाम दे सके। अब वहाँ उस बॉडी को जिसने देखा था वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मनीषा अपनी कोई निजी बीमारी के चक्कर में मरी है, क्योंकि उसकी बॉडी को देखने के बाद ये साफ साफ क्लियर हो रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है और पुलिस वाले इस दुर्घटना को घटना में तब्दील कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे पुलिस वाले यहाँ पहुँचते हैं कि मनीषा के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ बल्कि उसकी निजी बीमारी के चक्कर में उसकी ये हालत हो गई है। अब यहाँ पर मनीषा के घर वालों और जनता का गुस्सा इतना ज्यादा टूट पड़ता है कि प्रशासन को एक कदम लेना पड़ता है। और हमारी देश की प्रशासन देखो कैसी है, वो अपना अगला एक्शन ये लेती है कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देती है और कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर देती है। फिर वो 16 अगस्त 2025 को अगली पोस्टमार्टम की डेट की रिपोर्ट रखती है और वहाँ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इतनी ज्यादा फ्रॉड आती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उस पीजीआई के हेड डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये बताया कि इसके गले पे जो निशान थे वो किसी जंगली जानवर के थे और साथ ही वही सेम चीजें दोहरा दी कि जो पिछली पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आई थी कि इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है बल्कि ये अपनी बीमारी की वजह से मरी है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसका फेस जो डिकम्पोज हुआ है वो किसी एसिड अटैक की वजह से नहीं बल्कि किसी जानवर के हमले की वजह से हुआ है। और ये बात जब मनीषा के घर वालों तक पहुँचती है तो मनीषा के घर वाले मनीषा का अंतिम संस्कार करने से साफ साफ मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब तक कातिलों का पता नहीं लगता तब तक हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और तभी उसके कुछ घंटे बाद इमीडिएटली आप सोचो मतलब पुलिस वालों को एक नोट मिलता है और वो होता है मनीषा का। अगर वो नोट भाई मनीषा ने खुद लिखा था तो वो नोट इतने दिनों से छुपा के क्यों रखा था और वो नोट अब क्यों दिखाया जा रहा है। फिर ये सब सुनने के बाद मनीषा के घर वालों को तो इस बात का साफ साफ पता लग गया था कि इस केस के पीछे कोई बड़ा नवाबजादा बैठा है जिसको कवर अप करने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। फिर उसके अगले दिन हरियाणा के सीएम नवाब सैनी का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं इस केस को लेके हम सीबीआई जांच बैठाएंगे और मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम कराई जाएगी। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं तो इस केस को लेके शुरू से ही बहुत ढीलापना करा जा रहा था, फिर चाहे वो पोस्टमार्टम के लिए हो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो। और अब तो मनीषा के इतने पोस्टमार्टम हो गए हैं और इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है कि मुझको तो नहीं लग रहा था कि ये कहानी का आगे पर्दा कोई फाश भी होने वाला है, क्योंकि अब तक जिस नवाबजादे को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक तो इन्होंने उसके लिए सारे सबूत और गवाह मिटा दिए होंगे। और मैं आपको इस केस के बारे में कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तो बच्चा भी बता देगा कि मनीषा के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। अब जब पुलिस वाले मनीषा के घर वालों को मनीषा की बॉडी देते हैं तो कुछ देर बाद वो कहते हैं कि हमको वहाँ से लेटर मिला है, जो कि वो दावा करते हैं कि ये लेटर मनीषा ने खुद लिखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो लेटर लिखा था इंग्लिश के अंदर जबकि मनीषा के घर वालों को हिंदी आती थी, इंग्लिश उनके घर वालों में से किसी को आती ही नहीं थी। अब ये बात आप अपनी तरीके से सोचो कि अगर कोई लड़की मरने जा रही है और सपोज वो लेटर भी लिख रही है, फिर वो लेटर इंग्लिश में क्यों लिखेगी जबकि उसके घर वालों को इंग्लिश आती ही नहीं थी, हिंदी आती थी। फिर वो लेटर हिंदी में लिखेगी ना कि उसके घर वाले भी उसके मरने की वजह आराम से जान सके। लेकिन इस केस में उल्टा ही हो रहा है, एक तो इतने दिनों बाद लेटर मिलता है, ऊपर से वो लेटर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है और पुलिस और डॉक्टर तो सरेआम बिक गई है। अब एक बात आप जरा खुद सोच के देखो, डॉक्टर का कहना यहाँ पर यह है कि बॉडी का पार्ट डिकम्पोज हो गया और उसको कीड़ों ने खा लिया, यानी कि जंगली जानवरों ने खा लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, सपोज मान लो एक तरफ कोई जानवर खड़ा और सामने दो मीट के टुकड़े पड़े हैं, एक में हड्डी है और दूसरे में खाली मांस ही मांस है, तो वो जानवर सबसे पहले जाके क्या खाएगा, मांस खाएगा या फिर हड्डी खाएगा? सपोजली वो मांस खाएगा क्योंकि हड्डी उसको ज्यादा टाइम लगेगा और मांस वो एक ही बारी में खा सकता है। लेकिन मनीषा के केस में यहाँ उल्टा हो रहा है, उसके बॉडी का ऊपर हिस्सा यानी कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा गायब है और नीचे की पूरी बॉडी सही सलामत बची है, ना तो वहाँ कोई पंजों के निशान है और ना ही कोई कपड़े कटे फिटे मिल रहे हैं। तो मतलब भाई ये कौन सा जानवर आ गया जो कि सॉफ्ट चीजें छोड़ के हार्ड चीजें खा गया? तो अब आप लोग के मन में खाली एक ही सवाल चल रहा होगा कि 2 बार पुलिस यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिसकी वजह से ये केस सोल्व हो जाए। तो ये
केस अब सीबीआई को कैसे दिया गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये केस सीबीआई को क्यों दिया गया और ये केस सीबीआई क्यों सॉल्व कर गई। क्योंकि इसके पीछे नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। हाँ जी, ये वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जिसको सारी दुनिया गैंगस्टर कहती है, लेकिन भाई मैं इसको गैंगस्टर नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई ये सत्य का साथ देता है और मनीषा को फुल सपोर्ट कर रहा है, उसके घर वालों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और इस बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर प्रशासन मनीषा के किलर्स को नहीं ढूंढ सकती, नहीं कुछ कर सकती, तो साइड हो जाए, हम तो वैसे भी अपना काम कर ही देंगे। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने सरेआम धमकी दे दी कि पुलिस चाहे कुछ करे या फिर ना करे, मैं तो उस कातिल को जरूर मारूंगा। और अगर लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा है कि मैं तो उस कातिल को ढूंढ के निकालूंगा, फिर चाहे वो कोई भी बिल के अंदर हो, फिर प्रशासन को तो टाइट होना ही पड़ेगा।